नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप मेरे पीछे स्पर्श पोर्टल देख पा रहे हैं। ये वो स्पर्श पोर्टल है जिस पोर्टल के जरिए हम अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है और स्पर्श में लॉगिन होकर के कई तरीके के डाटा अपडेट वगैरह भी इस स्पर्श पोर्टल में कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस स्पर्श पोर्टल में एक बेहद अहम चेतावनी पेंशनर्स के लिए जारी की गई है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ दोस्तों आज के वीडियो में और जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका डिटेल्स आप पीछे देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में एक अहम बैठक होने जा रही है 22 और 23 जून को, और इस बैठक के लिए एक सरकारी लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर में यह पता चलता है दोस्तों कि इस लेटर में जो वित्तीय इंप्लीकेशंस हैं, वित्तीय जो भार है, वित्तीय जो प्रकोप है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो अहम जानकारी है, अहम बैठक है, उसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों सभी का एसीपी इकट्ठा प्रोसेस करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने आर्मी हेडक्वार्टर को डिटेल्स भेजा है। अप्रूवल के लिए पूरा बोर्ड ऑफ ऑफिसर ने काम खत्म किया और आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दिया। अब जैसे ही अप्रूवल आएगा सभी का एसीपी का पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा। इसके बारे में आगे लेटर दिखा करके आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों ईसीएचएस ने एक अहम जानकारी जारी की है। 10 जून 2026 का लेटर है, जिसके जरिए अब ईसीएचएस के कार्ड ब्लॉक ना होने का एक जो है रास्ता खुल रहा है। आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, बेशक आपका ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी नहीं है, आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, तब भी आप उस पासवर्ड को दोबारा से गेन कर सकते हैं, दोबारा से हासिल कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर समझाया गया है, वो भी आगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, जैसे पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, स्पर्श ने कर दिया सावधान। आपको कैसे कॉल आएगा स्पर्श से, जाने हकीकत। जी हां दोस्तों, स्पर्श पोर्टल ने पेंशनर्स को सावधान किया है। अब ये रहा स्पर्श का पोर्टल। अब इस पोर्टल में ये देखिए, इस पोर्टल से हम लॉगिन हो सकते हैं, लॉगिन करके अंदर पीपीओ पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें अहम महत्वपूर्ण जानकारियां भी आती हैं। अब ये जो व्यू ऑल में ये जो इंपॉर्टेंट करके चल रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस ऑन ऑथोराइज्ड फोन नंबर ऑफ स्पर्श, क्लिक हेयर। अब देखिए, मैं इसको यहां पर क्लिक कर देता हूं। ये देखिए, ये जो जानकारी खुल रही है दोस्तों, ये आपको सचेत करेगी, आपको आगाह करेगी। आए दिन स्पर्श को लेकर के कई सारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपको सोशल मीडिया के जरिए मिलते होंगे कि ये स्पर्श का व्हाट्सएप नंबर है, ये आर्मी वाला है, ये नेवी वाला है, ये एयरफोर्स वाला है। तो क्या वो व्हाट्सएप के नंबर्स रिलायबल हैं? क्या उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? इसी बात को तस्दीक करता हुआ, इसी बात को कंफर्मेशन करता हुआ ये लेटर है। देखिए, ये स्पर्श द्वारा जारी किया गया है, पीसीडीए का ये लेटर है और ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। इस नोटिस में क्या बताया गया है बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि खास करके डिफेंस पेंशनर्स को टारगेट किया जाता है। तो ऐसे में आपको चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। देखिए क्या बताया गया है, रिकॉग्नाइज आवर ऑफिशियल कॉल्स व्हेन वी रीच आउट टू यू, वी विल ऑलवेज कॉल फ्रॉम ये। यानी कि हमारे ऑफिशियल कॉल को आप पहचाने। हम जब भी आपको कॉल करेंगे तो हम इस नंबर से करेंगे। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपको कॉल किया जाए और बोला जाए कि स्पर्श से बोल रहा हूं, पीसीडीए से बोल रहा हूं, तो भरोसा ना करें। आगे देखिए, गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अस, क्या आप हमारी तरफ से कोई कॉल हासिल कर रहे हैं? क्या आपको कॉल आ रहे हैं? Ensure it matches this number, आप इंश्योर करें कि जिस नंबर से कॉल आया है ये इस नंबर को मैच होता है। If you received a call from a different number claiming to be us, अगर आप कोई ऐसा कॉल रिसीव करते हैं दूसरे नंबर से जो कहता है कि पीसीडीए की तरफ से है या स्पर्श की तरफ से है, प्लीज डू नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल्स, कृपया करके अपना कोई भी पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें। पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर या जो भी डिटेल्स मांगा जाता है वो शेयर ना करें दूसरे नंबर से आए हुए कॉल पर। हैंग अप एंड कॉल अस बैक डायरेक्टली ऑन आवर ऑफिशियल टोल फ्री नंबर, उस कॉल को वहीं पर काट दें और हमें ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर, इस नंबर पर कॉल करके उसकी इत्तला दें, उसके बारे में जानकारी दें। नीड टू कॉल अस, क्या आप हमें कॉल करना चाहते हैं? यूज आवर मेन टोल फ्री लाइन एट 1800-180-5325। अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे साथ कॉल के जरिए बात करना चाहते हैं,
तो इस नंबर का इस्तेमाल करें। यह जानकारी दी गई है। ऑफिस ऑफ द पीसीडीए पेंशन डज नॉट ऑपरेट एनी व्हाट्सएप ग्रुप और डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू स्पर्श। यानी कि स्पर्श के द्वारा यह जानकारी दी गई है, पीसीडीए कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप को संचालित नहीं करता है। इसलिए आए दिन जो खबरें आपके पास आती हैं उनसे सावधान रहें। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों, और अगली जानकारी जुड़ी हुई है 8वें पे कमीशन से। ये देखिए 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी मीटिंग 22 और 23 जून को होने जा रही है। बातचीत के लिए कमिटी भी बन गई है, खर्चों की भी होगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, 22 और 23 जून को लखनऊ में एक मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग में बड़ी मीटिंग है, जो वित्तीय चीजों को लेकर भी समीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर के एक लेटर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा। लेटर बहुत अहम है। 8वां पे कमीशन का केंद्रीय पे कमीशन के कमिटी के साथ जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर जानकारी साझा की गई है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं 5 जून 2026 का लेटर है। लेटर उत्तर प्रदेश प्रशासन का है, लेकिन इस लेटर के जरिए केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है, 8वां पे कमीशन का अभी विभिन्न राज्यों का दौरा चल रहा है। विभिन्न संस्थाओं के साथ, एसोसिएशंस के साथ बातचीत, उनका प्रपोजल लेने का क्रम चल रहा है। तो इसी क्रम में अब जो अगला दौरा पे कमीशन द्वारा किया जा रहा है वो 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ का दौरा किया जा रहा है। तो उसी दौरे के संदर्भ में ये उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जो लेटर निकाला गया है, जिस लेटर के जरिए 8वें पे कमीशन की 22 और 23 जून को होने वाली बड़ी बैठक में कुछ वित्तीय विषयों को लेकर भी चर्चा होने वाली है, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, कार्यालय ज्ञापन है ये, और इसमें जो बताया गया आप देखिए, श्री पंकज जैन, सदस्य सचिव 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 मई 2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि 8वें वेतन आयोग की दिनांक 22 जून 2026 एवं 23 जून 2026 की बैठक में आयोग द्वारा सेवा संघों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाना है। प्रस्तावित विजिट में राज्य सरकार से पूर्व वेतन आयोगों को लागू किए जाने के फलस्वरूप राजकोष पर पड़े वित्तीय प्रभावों के संबंध में भी राज्य सरकार का पक्ष सुना जाना है। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा संघों को भी बैठक में आमंत्रित किए जाने हेतु सूचित किए जाने का अनुरोध किया गया है। अतएव 8वें वेतन आयोग की बैठक दिनांक 22 जून 2026 एवं 23 जून 2026 हेतु सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त बैठक हेतु सूचनाएं विवरण तैयार किए जाने हेतु नोडल अधिकारी एवं सदस्यों के उनके नामों के सम्मुख अंकित कार्य दायित्व सहित नामित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो वित्तीय प्रभावों के ऊपर भी चर्चा होनी है, तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अपनी एक टीम बना दी है, जो अधिकारी केंद्र वेतन आयोग के साथ बातचीत करेगी। उनकी एक टीम बना दी है, आप देख पा रहे हैं, श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव वित्त विभाग। तो इस तरीके से श्री आलोक दीक्षित, विशेष सचिव वित्त विभाग, इस तरीके से विभिन्न अधिकारियों की ये टीम बनाई गई है, जो टीम 22 और 23 जून को होने वाले केंद्र पे कमीशन यानी कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ जो राज्य का पक्ष भी रखेगी और राज्य का जो वित्तीय कोष में जो भार पड़ा है उसके बारे में भी चर्चा करेगी। इस लेटर के जरिए यह सामने आता है कि जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, जो वित्तीय जो खर्चे हैं, या पीछे जो 7वां पे कमीशन में जो खर्चा हो गया है उसकी भी समीक्षा होने वाली है इस बैठक में। इसलिए यह बैठक बेहद अहम है और बड़ी बैठक है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, वेरी गुड न्यूज, अब सबको एक बार में मिल पाएगा एसीपी, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी हां दोस्तों, एसीपी एक ऐसा स्कीम है जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक लागू था, लेकिन जानकारी के अभाव से लगभग बहुत सारे पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं मिल पाया। जब 2022 में सैनिक पाठशाला का सोशल मीडिया में आगमन हुआ, उसके बाद खास करके इस एसीपी स्कीम के बारे में पेंशनर्स को जानकारी मिलने लगी, पेंशनर्स को जागरूक किया गया और पेंशनर्स द्वारा भी ग्रीवेंसेस डाले गए। बहुत सारे केसेस में इंडिविजुअली पेंशनर्स को फायदा मिला, उनको इंडिविजुअली एसीपी ग्रांट हुआ, लेकिन अब रिकॉर्ड ऑफिसेस भी अच्छा एक्शन ले रहे हैं, अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं
कि वो सभी का केस इकट्ठा बोर्ड ऑफ अफसर द्वारा चेक करा करके आर्मी हेडक्वार्टर भेज रहे हैं और वहां से अप्रूवल लेकर के अब सभी का इकट्ठा ही पार्ट ऑर्डर करने का भी प्रपोजल चल रहा है। तो ऐसे में ईएमई रिकॉर्ड ऑफिस से इसको लेकर के एक लेटर जारी किया गया, उसको दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, ये जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं ईएमई रिकॉर्ड का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है। इस लेटर के जरिए एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर सामने आती है। जी हां, खबर यह है कि जितने भी एसीपी के केस हैं उनका रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर जो बोर्ड ऑफ अफसर का काम चल रहा था, जो छानबीन का काम चल रहा था, जो कि एलिजिबिलिटी चेकिंग का काम चल रहा था, वो खत्म होकर के अब पूरे के पूरे केस आर्मी हेडक्वार्टर को प्रोसेस कर दिए गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। आप देख पा रहे हैं, इट इज इंटीमेटेड दैट board proceedings for grant of financial upgradation under ACP scheme along with statement of case has been forwarded to IHQ of MOD Army यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर duly completed by the board of officers to obtain sanction of the adjutant general for belated publications of part 2 orders for grant of ACP on receipt of approval from IHQ of MOD Army part 2 order for eligible cases will be published and processed to PAOR for necessary action। यानी कि दोस्तों, पिछला लगभग 2 साल समय लग गया ईएमई रिकॉर्ड को ये छानबीन करने के लिए, पूरा बोर्ड प्रोसीडिंग्स तैयार करने के लिए कि कौन एलिजिबल हैं और किनका केस प्रोसेस करना है, किनका नहीं करना है। तो खैर 2 साल ही सही, लेकिन सभी पेंशनर्स का इन्होंने एसीपी का केस जो है बोर्ड ऑफ अफसर द्वारा तैयार किया गया और क्योंकि ये बहुत पुराने केस हो चुके हैं, पुराने केसेस का पार्ट ऑर्डर करने के लिए टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत होती है। तो इकट्ठा सभी का केस इकट्ठा बना करके बोर्ड ऑफ अफसर का पूरा स्टेटमेंट ऑफ केस वगैरह बना करके जो है आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दिया गया है। अब जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर से अप्रूवल यानी कि टाइम बार्ड सैंक्शन आ जाएगा, फिर सभी का जितने भी एलिजिबल केसेस होंगे उनका पार्ट ऑर्डर पब्लिश करके एसीपी एडजस्ट करने के लिए पीएओआर में केस प्रोसेस कर दिया जाएगा। यह जानकारी इस लेटर द्वारा दी गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है दोस्तों कि जितने भी पेंशनर्स एलिजिबल हैं उनका इकट्ठा इस तरीके से केस प्रोसेस किया जाना अच्छी बात है। हालांकि समय बहुत ज्यादा लगा दिया और आगे भी शायद समय लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर इस पूरा स्टेटमेंट ऑफ केस में, पूरा बोर्ड प्रोसीडिंग्स में कोई ऑब्जर्वेशन होगा तो हो सकता है आर्मी हेडक्वार्टर दोबारा से रिकॉर्ड ऑफिस को वापस करे, फिर रिकॉर्ड ऑफिस उस ऑब्जर्वेशन को सेटल करके दोबारा से आर्मी हेडक्वार्टर भेजे। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो समय और भी ज्यादा लगने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे में फिलहाल तो जितने भी ईएमई के पेंशनर्स हैं, जो जिन्होंने भी एसीपी के लिए अप्लाई किया है या जो भी एसीपी के लिए एलिजिबल है, खास करके 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज जितने भी हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी कुछ दिनों का, कम से कम 1-2 महीने का पेशेंस रखें, फिर आगे खूब संभव अब जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर से अप्रूवल आ जाएगा, टाइम बार्ड सैंक्शन आ जाएगा, उनका केस फेज वाइज जो है आगे प्रोसेस किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। हालांकि ईएमई रिकॉर्ड पिछले लगभग 2-2.5 साल से इस प्रोजेक्ट के, इस स्कीम के ऊपर काम कर रहा है। बहुत देरी हो चुका है। ऑलरेडी 2003 में जो चीजें मिलनी थी वो जाकर के अभी 2026 हो चुका है। ऑलरेडी बहुत देरी हो गया है। इस बीच में हो सकता है बहुत सारे एलिजिबल पेंशनर्स भगवान को प्यारे भी हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर जस्टिस डिले होता है, अगर जो मिलने वाली चीजें देरी से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ना मिलने के बराबर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके इन पुराने पेंशनर्स को, जितने लोगों को भी लागू है, उनको एसीपी ग्रांट किया जाए। ये तो एक रिकॉर्ड ऑफिस की बात है। बाकी जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं उनको भी इसी तरीके से बोर्ड ऑफ अफसर द्वारा अपना बोर्ड ऑफ अफसर बिठाना चाहिए और जिनको भी एसीपी लागू है और नहीं मिला है उनको एसीपी ग्रांट करने के लिए आगे की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो में। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अब ईसीएचएस का कार्ड ब्लॉक होने का कोई खतरा नहीं है। पासवर्ड चेंज करने का तरीका आ गया है। जी हां दोस्तों, आप ईसीएचएस का पासवर्ड भूल गए हैं क्या? तो चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं लेटर देख करके। दोस्तों, ईसीएचएस के लाभार्थियों के लिए एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से, यानी कि ईसीएचएस का हेडक्वार्टर मान लीजिए, वहां से 10 जून 2026 को यह लेटर निकला है
ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर्स, ऑल रीजनल सेंटर्स को ये लेटर निकाला गया है। और लेटर है पासवर्ड भूलने को लेकर। जी हाँ, रिक्वेस्ट फॉर फॉरगेट पासवर्ड फॉर ऑनलाइन 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन। यानी कि पासवर्ड भूलने की वजह से बहुत सारे जो लाभार्थी हैं वो मुश्किल में हैं, तो उनके लिए ये एक आसान जो है रास्ता निकाला गया है, एक सहूलियत दी गई है, जिसमें जानकारी दी गई है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट a large number of ex-servicemen ESM primary beneficiaries are forwarding request for resetting of password on account of forgotten or lost login credentials। यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में पूर्व सैनिक जो है ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि उनका पासवर्ड भूल गए हैं या गुम हो गया है। तो इसके लिए अब इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड फैसिलिटेट टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पासवर्ड रिक्वेस्ट, the following procedure is hereby promulgated for strict compliance by all concerned। यानी कि इस समस्या को समय से समाधान करने के लिए और अच्छी तरीके से समाधान करने के लिए नीचे दिए गए प्रोसीजर जो है अपनाए जाएंगे। देखिए, पासवर्ड रीसेट करने के कुछ जो है स्टेप्स बताए गए हैं, कुछ 2-3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है पासवर्ड रीसेट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू से आप पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे। पहला है लॉग इन टू ECHS वेबसाइट, क्लिक ऑन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक ऑन लॉग इन। तो लॉग इन होना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर लॉग इन में क्लिक करना है। एंटर ESM प्राइमरी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड। वहां पर आपका मोबाइल नंबर जो है डालना है और फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करना है। उसके आगे एंटर द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, वहां पर जब ईमेल आईडी डालने का जगह खुलेगा तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। प्राइमरी बेनिफिशियरी फॉर जनरेट ऑफ OTP, यानी कि जो ओरिजिनल जो बेनिफिशियरी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं या फैमिली पेंशनर के केस में जो ओरिजिनल फैमिली पेंशनर हैं, उनका जो है ईमेल आईडी डालना है और जनरेट OTP जनरेट होने के लिए वहां पर डालना है। OTP जनरेट हो जाएगा तो OTP विल बी फॉरवर्डेड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द ESM। जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसमें आपका OTP आएगा। प्राइमरी बेनिफिशियरी ESM या प्राइमरी बेनिफिशियरी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आएगा। बेनिफिशियरीज आर एडवाइज्ड टू आल्सो चेक स्पैम जंक फोल्डर फॉर द OTP रिसीव्ड इन ईमेल। अगर आपको इनबॉक्स में आपका OTP नहीं मिलता है तो स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर में देखिएगा, वहां भी आपका OTP आ सकता है। ऐसी जानकारी यहां दी गई है। फिर एंटर द OTP एंड रीसेट द पासवर्ड अकॉर्डिंगली। फिर जो OTP आया है उसको एंटर करें और पासवर्ड रीसेट करें। ये तो पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, पासवर्ड रीसेट थ्रू आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, जिसमें लॉग इन टू द ECHS वेबसाइट, क्लिक ऑन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक ऑन लॉग इन। यहां तक सेम प्रोसेस है। फिर आगे एंटर ESM प्राइमरी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड, यहां तक भी सेम है। फिर क्लिक ऑन यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब वहां ईमेल आईडी के बजाय यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपने क्लिक करना है। टैब एंड आंसर द सिक्योरिटी क्वेश्चन टू रीसेट पासवर्ड। टैब दबाएं और जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन के जवाब है उनको दें और आपका पासवर्ड रीसेट करें। अब ये तीसरा भी तरीका एक बताया गया, नॉन रिसिप्ट ऑफ OTP इन रजिस्टर्ड मेल आईडी और नॉट नोइंग आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर आपका OTP ईमेल आईडी में नहीं आ रहा है या आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के भी जवाब नहीं दे पा रहे, तब क्या प्रोसेस है देखिए। In case OTP is not received on the registered email ID, ESM primary beneficiary to send email from their registered email ID with subject forget password along with service number, registered mobile number to ये वाला ईमेल आईडी में आपने आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजना है। क्या भेजना है? फॉरगेट पासवर्ड करके कैपिटल में लिखना है, साथ में आपका सर्विस नंबर, आर्मी नंबर, नेवी नंबर, एयरफोर्स नंबर, जो भी आपका सर्विस नंबर है वो नंबर, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये तीन चीजें, पहले तो फॉरगेट पासवर्ड कैपिटल में इसी तरीके से लिखा हुआ, फिर आपका सर्विस नंबर, फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजना है। किसमें? ये वाला जो ईमेल आईडी है इसको नोट करके रख लीजिए। इसमें आपने भेजना है, और भेजना किससे? आपका रजिस्टर्ड ईमेल से भेजना है, @COECHS और रेस्पेक्टिव ECHS रीजनल सेंटर, तो यहां भेजना। उसके बाद इन केसेस वेयर द ESM प्राइमरी बेनिफिशियरी डू नॉट हैव अ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अ कॉपी ऑफ PPO इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्डेड टू। ये अगर आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं है, यानी कि जिस ईमेल से आप मेल कर रहे हैं वो आपका ECHS में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप दूसरे ईमेल से भी भेज सकते हैं, लेकिन
ये 3 इंफॉर्मेशन के अलावा भी आपको अपना पीपीओ का कॉपी भेजना है, लगाना है और इसी ईमेल आईडी में सेंड करना है। तो ठीक है, ये प्रोसेस है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डिटेल्स, पासवर्ड विल बी इश्यूड बाय रिटर्न ईमेल। यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको इसी मेल से रिटर्न में आपका उस मेल में मेल आएगा जिससे आपने भेजा है और आपको पासवर्ड रीसेट करके दे दिया जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका अगर ईमेल आईडी हो भी ना भी हो, कुछ भी ना हो, तब भी आप जो है पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अहम जानकारी थी ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।